नंदकिशोर जी के मिलकर जाने के बाद मुझे सालों तक उनका कोई फोन नहीं आया। डिपार्टमेंट में जब मैंने फोन किया तो मालूम हुआ कि एक हिडिंबा को मारते समय वो शहीद हो गए। तभी से ये मान लिया गया कि उस हिडिंबा के मरने के साथ ही ये समस्या भी खत्म हो गई। पर मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए उस नरभक्षी समाज के आखिरी इकलौते इंसान के बारे में मैंने पता लगाने का निश्चय किया और रेड्डी की जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़ा। उसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक गांव एडुकी में मुझे पता चला कि एक मटन शॉप के पास एक विचित्र इंसान बैठा हुआ है। तुम्हें भूख लगी है क्या? तो क्या काम चाहिए? उसी दिन से उसने मेहनत करना शुरू किया। वो रिहायशी इलाके से कहीं बहुत दूर रहता था। वो अकेला ही रहता था और किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर दुकान के मालिक ने अपने ही गांव के एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। हमेशा गुमसुम रहने वाले रेड्डी के चेहरे पर पहली बार गांव वालों ने मुस्कान देखी। शादी के बंधन में बंधने के बाद वो अपनी बीवी के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगा। 1 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद किसी बीमारी की वजह से उसकी बीवी चल बसी। बीवी की याद में वो अक्सर रोता रहता, जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गईं और उसे रंगों को पहचानने में बहुत परेशानी होने लगी। अभी तो बस यही एक रंग नजर आ रहा है। ये कलर ब्लाइंडनेस है। इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। अगर ऑपरेशन करेंगे तो? कोई मतलब नहीं। एक तरफ उसकी बीवी की मौत और दूसरी तरफ दिखने में होने वाली परेशानी ने उसे अवसाद में डाल दिया। उस गांव में अब उसका मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला गया। अब उसका एक ही काम था, हर साल गांव बदलते रहना। जब भी वो गांव बदलता, उस गांव से कुछ लड़कियां हमेशा गायब मिलती। ये बात मुझे पुलिस रिकॉर्ड से पता चली। मैंने जब रेड्डी के बेटे के बारे में जानकारी हासिल किया तो मालूम हुआ कि वो मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसे खोजते हुए जब मैं स्कूल में पहुंचा तो स्कूल के फादर ने मुझे बताया कि वो लड़का यहीं पढ़ता है और महीने में 2 बार अपने पिता से मिलने कहीं जाता है। फादर ने यह भी बताया कि जब उसके पिता की मौत हो गई तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो कहीं भाग गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। सच सुनने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते आध्या, पर जब हमारा उनके साथ सामना होता है तब तो विश्वास करना पड़ता है। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? डॉक्टर, जैसा आपने बताया एक्रोमेटोप्सिया डिजीज कैनिबल में भी होने के चांसेस है क्या? हो सकता है। ह्यूमन मीट की आदत पड़ने से शरीर में जेनेटिकल म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर, इज इट हेरिडिटरी? हाँ बिल्कुल, 100%। अगर बाप को है तो बेटे को भी होगा। बदला और आवेश हमेशा साथ रहता है, लेकिन उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान हमें तब होता है जब हम उसकी वजह से रिएक्ट करते हैं। इस समय अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो उधर कार्तिक और इधर हम सब फंस जाएंगे। तुम्हारे बदले से कहीं ज्यादा बड़ा हमारा बिजनेस है। उसका क्या करना है क्या नहीं मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है, समझे कि नहीं?
साइलेंट रहने के लिए तू मुझसे कह रहा है। मार तूने नहीं, मैंने खाई है। केरला फोन घुमाओ। थैंक यू। ये लो। प्रोफेसर ने जो बोला और डॉक्टर ने जो एनालिसिस किया, बोया के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है एग्जैक्ट मैच हो रही है। ओके। काला बंडा रेस्क्यू में जो लड़कियां मिली हैं वो रेड कपड़ों में ही थी। उस प्लेस को रेड में ही हाईलाइट किया गया था। सो रेड का और उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। डेफिनेटली उस जाति का लास्ट कैनिबल जो बचा है वो वही है अभय। उसके पकड़े जाने के बाद भी तो मिसिंग हुई है ना? अभय, वो उसकी प्लानिंग थी। इस केस को डाइवर्ट करने के बाद इसके पीछे से किसी ने ये सब किया होगा। ये केस, वी नीड अ बायोलॉजिकल प्रूफ। हेलो लेखा। मैम बोया भाग गया है। व्हाट? यस मैम, अभी इंफॉर्मेशन आई है। बोया भाग गया है ना? तुम कैसे जानते हो? वो भागा नहीं है, उसे भगाया गया है। ओह माय गॉड! किसी की बलि देने से पहले अपने सर पर नारियल फोड़ना उनकी प्रथा थी। अच्छा।